स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या क्या स्टेप है सर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? सर पहला स्टेप आता है सर कैलकुलेट योर नेटवर्थ। हमारी नेटवर्थ क्या है, कभी सोचा है आपने? आप कहोगे अरे नेटवर्थ तो बिजनेसमैन लोगों का होता है, हमारा क्या नेटवर्क होगा, हम तो नौकरी चाकरी वाले आम लोग हैं। हर आदमी का नेटवर्थ होता है सर, और नेटवर्थ जब तक आप कैलकुलेट अपना नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि आपको जाना किधर है, आपको कितना ग्रो करना है। एक मतलब अगर नंबर मिल जाए ना सर मेरा नेटवर्थ ये है, तो मैं हर महीने या हर साल ग्रोथ को ट्रैक कर सकता हूं। अभी क्या है, हमने अपने नेटवर्थ को कभी आंका नहीं है, कभी निकाला नहीं है, तो हर महीने या हर साल मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं डी ग्रो कर रहा हूं, पता ही नहीं है। तो सबसे पहले नेटवर्थ कैलकुलेट करो सर, और नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सर आपका एसेट माइनस लायबिलिटी। मान लेते हैं सर इसका इनकम से कोई मतलब नहीं है, आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जितना भी कर रखा होगा, जमीन में, स्टॉक में, एफडी में, किधर भी, कुछ भी, हम अगर ये मान लें कि 10 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बीच में कुछ लोन ले रखा है जिसका ईएमआई फीएमआई जाता है, और वो सब मिला करके, या गाड़ी उड़ी ले रखा है ईएमआई जा रहा है, या आईफोन का ईएमआई जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, और मैं मान लो इधर आपका 5 लाख रुपए का लायबिलिटी है आपके सर पे टोटल, तो आपकी नेटवर्थ हो गई सर 5 लाख। 10 - 5 तो 5 लाख का आपका नेटवर्थ। अब आपको पता चल गया कि सर आपका नेटवर्थ 5 लाख का है इस साल, तो अब आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगले साल आपका नेटवर्थ 5.5 लाख का, उसके अगले साल आपका नेटवर्थ 6 लाख का होना चाहिए। हर साल आपका नेटवर्थ बढ़ते रहना चाहिए, हर महीना तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर महीना अगर बढ़ाना है तो आपका इनकम लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। वो चीज बिजनेस में ही हो सकती है। अगर आपको वो करना है आउटस्टैंडिंग इनकम लेवल हर महीने, फिर वो बिजनेस में ही हो सकता है, वो नौकरी चाकरी में नहीं हो सकता है। लेकिन नौकरी में ये चीज जरूर हो सकता है कि हर साल आप अपना नेटवर्थ जरूर बढ़ाते रह सकते हो अपने फाइनेंस को मैनेज करके। अभी बात करने वाले हैं स्टेप्स क्या क्या होगा उसका, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्थ हो गया। सबसे पहले नेटवर्थ निकालो सर। नेटवर्थ जब आपका निकल जाता है, जब आपको नेटवर्थ समझ में आ जाता है, उसके बाद स्टेप 2 आता है सर अपना नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है सर? कैश फ्लो होता है सर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो और आपका एक्सपेंसेस 30,000 रुपए है, तो सर 20,000 रुपए आपका नेट फ्लो पॉजिटिव है। मतलब 20,000 रुपए हर महीने सरप्लस हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में, एसेट में, इन्वेस्टमेंट में, किधर भी 20,000 प्लस में हो। लेकिन चिंता की बात और दुख की बात यह है कि सर आज के समय में ऐसा है नहीं। आज के समय में आदमी अगर 50 कमा रहा है तो सर खर्चा उसका 60 में है, वो -10 के कैश फ्लो में है। आज 10 में से 8 लोगों का कैश फ्लो माइनस में है सर, पॉजिटिव तो छोड़ो। अब ऐसे में सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए, अच्छा माइनस में कैसे? 50 कमा रहा है, 60 खर्चा कैसे? ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। कमा रहा है 50,000 लेकिन हर महीने खर्चा हो जा रहा है 60,000 रुपए, इसलिए माइनस कैश फ्लो। तो आपकी अब अगली कोशिश ये होनी चाहिए, सबसे पहले अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव करो। इनकम चाहे जितना भी हो सर, कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना हो, कुछ भी हो, लोन लान हो, सबसे पहले कैश फ्लो को पॉजिटिव करो। पहले नेटवर्थ निकालो, जो पहला स्टेप बोला। दूसरा कैश फ्लो को आपको पॉजिटिव करो। अच्छा, एक बार कैश फ्लो जब पॉजिटिव हो गया तो उसको भी बढ़ाते चले जाना है। इस महीने अगर इस साल अगर हम माने कि मेरा ये क्या हो गया, क्यों नहीं रहा, अच्छा ये हट गया। इस साल अगर मेरा 1 लाख का पॉजिटिव कैश फ्लो है, मान लिया इस साल, पूरे साल मिला करके, तो मैं अगले साल 1.10 की कोशिश करूंगा, उसके अगले साल 1,20,000 की कोशिश करूंगा, उसके अगले साल 1,30,000 की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मैं अपना कैश फ्लो पॉजिटिव करता चला जाऊंगा। ये ट्रैकिंग नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना भैया क्या चल रहा है जिंदगी में, जितना कमा रहा है पैसा जा कहां रहा है, पता ही नहीं चलेगा। करना नहीं करोगे तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। स्टेप 2 समझ में आया सर। स्टेप 3 में आ जाते हैं। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तैयार करो सर। सबसे पहले ये इमरजेंसी फंड अगेन आपको 6 महीने के लिए फाइनेंशियली फ्री कर देता है, 6 महीने के लिए दिमागी लेवल पे सुकून से भर देता है। कुछ भी हो भैया, नौकरी चाकरी, हिल डुल, इधर उधर कुछ भी हुआ, रात बेरात पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 6 महीने का तो है अपन। ये मेंटल सुकून है सर, जिंदगी आराम से जीने का जरिया है ये। वो कहते हैं ना, पैसे से मन का शांति नहीं खरीदा जा सकता सर। जिस आदमी के बैंक में 1 साल, 10 साल, 20 साल का पैसा पड़ा है ना, एक लेवल का शांति तो उसके मन में है कि पैसे के लेवल पे तो मेरा कोई चैलेंज नहीं है। बाकी दुनिया भर के चैलेंज है, लेकिन पैसे की तरफ से वो फ्री है। लेकिन जिसके बैंक में अगले महीने का भी खर्चा नहीं है ना सर, वो हर तरफ से टेंशन में है, हर तरफ। तो इसलिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ये कहां, ये मेरे लिए बेस्ट है सर, एफडी। उसको आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, प्रॉपर्टी इधर उधर मत करो कहीं भी, एफडी इज द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि कभी इमरजेंसी है ना, रात बेरात कभी भी निकालने की जरूरत हो तो आप उधर से निकाल सकते हो। 6
ये महीने का होना ही चाहिए। कल को कुछ भी भगवान ना करे, कुछ भी बुरा हो गया सर, इनकम बंद हो गई या अचानक जरूरत पड़ गया, परिवार में किसी का हेल्थ इशू आ गया, तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई, ये होना चाहिए। अच्छा, दुखद बात, आज भारत में 80% लोगों का नहीं है, ये खाली है इमरजेंसी फंड। अरे अभी कैश फ्लो की बात करा ना, जब वही कैश फ्लो ही नेगेटिव में है तो इमरजेंसी फंड कहां से होगा? समझे जी? तीसरा स्टेप है ये, पहले में नहीं, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप देखो सर, चौथा स्टेप ये है सर, क्रिएट बैकअप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट का बैकअप तैयार करो। मान लो आपने स्टॉक मार्केट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉपर्टी में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके हर महीने की इनकम लाख रुपए घर में जा रही है, लेकिन कल को जिंदगी ना रही, फिर हर महीने का 1 लाख का तो गया ना काम। तो उस केस में सर टर्म इंश्योरेंस, जैसा अभी हमने टर्म इंश्योरेंस की बात भी करी, उस केस में टर्म इंश्योरेंस। कल को हेल्थ के लेवल पे कोई चैलेंज आ गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके से भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो सर हेल्थ इंश्योरेंस। अपने लाइफ को और अपने हेल्थ को का बैकअप तैयार करो। कुछ भी हो तो भैया यहां से पैसा मिल जाएगा। हमको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आया तो हेल्थ इंश्योरेंस पैसा दे देगा, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो परिवार में टर्म इंश्योरेंस वाला पैसा दे देगा। ठीक है सर, ये स्टेप 4 है। 5वां स्टेप है सर, यूज 50-30-20, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। सर इसको कभी ना भूलना, आपका कुछ भी किसी भी तरह का इनकम हो। और जब मैं बात ये 20% की बात कर रहा हूं, अच्छा इसको थोड़ी देर पहले हमने अधूरा छोड़ दिया था, इसको आप पूरा करते हैं सर। बात जब 20% की है तो इस फॉर्मूला को याद रखो सर। सवाल ये आएगा ना सर 20% हम कहां इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें? तो सर पहली चीज तो ये याद रखो, 100 माइनस एज। 100 माइनस एज का मतलब सर, मान लो अभी आपकी उम्र 30 साल है, तो 100 माइनस 30 साल तो 70 आया ना। 70 बचा हुआ क्या है सर? 30। इसको कहते हैं इक्विटी टू डेट रेशियो। यानी कि मोटा मोटी ये समझो, 30% मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां पर रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है। मैं 70% वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां पे थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि 70% जहां थोड़ा बहुत रिस्क है ना सर, वहां रिटर्न ज्यादा होगा। जहां भी रिस्क है वहीं तो रिटर्न ज्यादा होगा, और जहां रिस्क बिल्कुल भी नहीं है वहां रिटर्न कम होगा। यानी कि 30% डेथ की मैं बात कर रहा हूं। डेथ फंड आप एफडी को भी मान सकते हो, ठीक है? तो भले ही 6% 7% मिल रहा है, लेकिन सेफ सिक्योर तो है, उसको कुछ होगा नहीं। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट अप डाउन होता रहेगा। आज 10 है तो कल 12 होगा, परसों 8 भी आ, ऊपर नीचे वो होता रहता है। 70% आपको यहाँ डालना चाहिए। अच्छा, ये कब? जब 30 की उम्र है तब। सर बात जब मान लो 40 की हो गई या 50 की हो गई, तो जैसे जैसे आपकी इनकम कहता हूँ, एज बढ़ती चली जाती है सर, आपका रिस्क ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट पर, अपने खर्चे पर नहीं लेना चाहिए। उम्र कम हो गई ना, अब 50 साल की उम्र हो गई है, उसको जिंदगी के 20 साल और बचे हैं, क्या रिस्क लेगा? उसको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। उसका इन्वेस्टमेंट सर ऐसी जगह होना चाहिए जहां रिटर्न गारंटीड है। तो उस केस में मान लो किसी का 50 साल उम्र है, तो 100 माइनस 50, तो सर 50, तो 50 समझ गए ना? तो अब कहां लिखूं मैं? इसको हटा देता हूं। बताते हम ही खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, अब क्या बताएं। तो ये जो 50 है सर जाएगा इक्विटी में। बचा क्या? 50 और बचा सर, ये जो जाएगा डेट में। डेट का मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर किसी की उम्र 40 साल है तो 100 माइनस 40 यानी कि कितना आया? 60। उसका 60% पैसा इक्विटी में, यानी कि रिस्की वाले जगह स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहां पे हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर? 50-30-20 इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पर अभी हमने ज्यादा गौर पे बात कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 2 ही कैटेगरी होती है ना। एक इन्वेस्टमेंट वैसा चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कहीं ना जाए, भैया सेफ सिक्योर रहे। दूसरा, मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लूं, ज्यादा रिटर्न मिल सकता है ना? तो इसीलिए डेट इक्विटी का रेशियो इसको कहते हैं। इक्विटी डेट का रेशियो, डेट इक्विटी का रेशियो, ये समझ लो। इक्विटी वो जगह हो गई जहां पर मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं लेकिन ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं। डेट वो जगह हो गई जहां पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मेरे को भले थोड़ा मिले, कम मिले, लेकिन मेरा पैसा सिक्योर रहे, डाउन होने की कोई प्रोबेबिलिटी ना हो। ठीक है, स्टेप 6 सर, कीप इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी इन कंपाउंडेड ग्रोथ। जहां पे भी कंपाउंडेड ग्रोथ आपको मिलता है, जहां पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है सर, अपने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे को, हर कई बार होता है ना कि एक्स्ट्रा पैसा 2000 से कहीं से आ गया, किसी जगह से कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा बच गया, इस महीने एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, किसी ने दे दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, सर उस पैसे को हमेशा वहां इन्वेस्ट करो जहां पे कंपाउंडिंग में आपको ग्रोथ मिल रही है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर हमारे को जो इंटरेस्ट मिलता है सर, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है या सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक में जो एफडी पर मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। म्यूचुअल फंड जो मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सर ये चीज समझ लो, समझाता हूं अभी। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो सर 10% की ग्रोथ के हिसाब से मैं किसी जगह पर पैसा डाल रहा हूँ, हर साल मान लेते हैं, हर महीने डाल रहा हूँ और हर महीना मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है सर, इधर मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, एफडी जब आप करते हो ना सर, एफडी दोनों तरीके से कर सकते हो। एफडी में सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है, एफडी में कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी मिलता है, वो आप चूज कर सकते हो बहुत सारे बैंकों में, ठीक है। तो मान लो एक एफडी मैंने करा 10,000 रुपए सालाना की सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक एफडी मैंने करा कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला 10,000 रुपए सालाना। दोनों में 10,000 रुपए सालाना और दोनों में 10% ही रिटर्न है। खेल आदमी यही खा जाता है गच्चा कि 10% रिटर्न मिल रहा है। अरे बात तो एक ही है, बात एक ही नहीं है, समझाता हूं सर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, 10,000 रुपए पहले साल गया, देखो फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए गया सर। सेकंड ईयर जो यहाँ पे होगा 10,000 रुपए 10% का इंटरेस्ट है ना, 10,000 का 10% इंटरेस्ट होकर के हो गया 11,000 रुपए। सर तीसरे साल क्या होगा, उसी 10,000 रुपए 10% होगा और वो 11,000 होगा। चौथे साल भी उसी 10,000 रुपए 10% होगा, फिर वो भी 11,000 होगा। पांचवें साल भी उसी 10% पे होगा, वो भी 11,000 होगा। तो टोटल में निकाल के देखता हूं तो 54,000 रुपए बना 5 साल में, अगर 10,000 रुपए सालाना किसी एफडी में डाली जा रही है तो। सर कंपाउंडेड में अगर मैं लेता हूं सर 10,000 रुपए पहले साल, लेकिन अगले साल 10,000 का 10% 11,000, यहां भी वही बना था। लेकिन तीसरे साल खेल हो जाएगा। तीसरे साल क्या खेल हो जाएगा सर, ये जो 11,000 बना है अब 10% इस 11,000 पर बनेगा। इसमें क्या हो रहा था, 10% हमेशा इसी पर बन रहा था, हर साल हर साल हर साल। लेकिन यहां 10% जो बनेगा सर अब 11,000 पर बनेगा, जिसकी वजह से मेरा उस साल का रिटर्न जो हो जाएगा 12,100। अब उसके अगले साल का सर 12,100 पे 10% बनेगा, जिसकी वजह से 13,310 हो गया। अब उसके अगले साल मेरा 10% 13,310 पे बनेगा, जिसकी वजह से अमाउंट 14,000 इतना हो गया। अब उसकी वजह से आप 5 साल का रिटर्न देखो सर, 61,000 चला गया और इसका 54,000 चला गया। दोनों केस में 10% का ही रिटर्न है, लेकिन 10% का रिटर्न होने के बावजूद सर सिंपल में इतना कम, कंपाउंड में इतना। और मैं तो ये बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 साल की, इसको 20 साल लेके देखना, इसको 40 साल लेकर के देखना। एसआईपी कंपाउंडिंग पर काम करता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा देकर के इतना रिटर्न बन जाता है। लंबे समय में कंपाउंडिंग इतना रिटर्न आपको दे देता है। वो एक सेशन में मैंने आपको कहा था ना, चेस के दाने में या चेस का दाना वाले मान लो 1 रुपए को हर रोज अगर डबल करते चले जाओ, 31वें दिन वो 100 करोड़ रुपए हो जाता है। 100 करोड़ रुपए सिर्फ 1 रुपए को अगर हर रोज डबल किया जाए तो। लेकिन सिंपल के हिसाब से अगर करोगे तो नहीं होगा भैया, बहुत कम रह जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ये ताकत। तो ऑलवेज जिधर भी इन्वेस्ट करो आप देखोगे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडिंग मिल रहा है, सिंपल मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ कॉमन फॉर्मूला आपको बताता हूं, जिन फॉर्मूला को आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा, हमेशा काम आएगा। अब जैसे पहला फॉर्मूला है सर रूल ऑफ 72। ये रूल आपको क्या बताता है कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। अब जैसे मान लो जिधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको 6% का उधर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे खोल लेता हूँ। 72/6 सर 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपको अगर किधर इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड वगैरह में कर रहे हो, किसी म्यूचुअल फंड में मान लो आपको 15% मिल रहा है, तो 72/15 सर 4.8 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये चीज बताता है आपको जानने, जब भी जानना हो पैसा आपका कितने दिन में डबल हो जाएगा। सर 72 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो कर दो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा रूल आता है सर रूल ऑफ 114। ये 114 ये कहता है कि कितने साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। मान लो अगर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 114 क्या हो गया मुझे, 114/6 19 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। 19 साल में। इसी तरीके से अगर आपको 15% मिल रहा है किसी म्यूचुअल फंड में, तो मैं इधर ही कर लेता हूं ना, 114/15 करता हूं, तो 7.5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, अगर किधर आपको 15% मिल रहा है तो। उसके बाद रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, महंगाई के बारे में। जो आपको 60 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो जो मैंने दिखाया, सो उसकी वैल्यू, उसकी औकात क्या रहेगी उस वक्त। आप जैसे इन्फ्लेशन कागजी तौर पे तो 6% 7% है, लेकिन रियल इन्फ्लेशन अगर आप अपने घर बार में जब सामान खरीदते हो उसका देखोगे पिछले महीने और इस महीने में कितने की महंगाई बढ़ गई, तो सर आपको 10% से कम नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूं सर 70/10 यानी कि 7 सालों में आपके पैसे की औकात आधी रह जाएगी। यानी कि आज अगर घर का खर्चा 50,000 में चल रहा है, तो 7 साल बाद आपके घर का खर्चा हो जाएगा 1 लाख रुपए। उतना ही खर्चा, अगर खर्चा ना बढ़ा तो। आज अगर 25,000 में घर चल रहा है, तो उतना ही सामान खरीदने में आपको 50,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा 7 साल बाद। लेकिन हाँ, सरकारी आंकड़ों को अगर मांगे जो कि कहता है 6%, तो 70/6 कितना हो भैया, 70/6 सर 11 साल, लगभग 12 साल मान लो। 12 साल में आपके पैसों की
की औकात आधी हो, ठीक है। रियलिटी ये है, लेकिन सरकारी आंकड़ा ये है। अच्छा, उसके बाद होता है सर रूल ऑफ 40। रूल ऑफ 40 ये कहता है सर, आपका जो ईएमआई उमाई का खर्चा जाता है, पर्सनल लोन की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई या होम की ईएमआई, जो भी ईएमआई है सर, आपकी इनकम का 40% से ऊपर का नहीं होना चाहिए वो। क्योंकि आपकी इनकम से अगर 40% हुआ तो 50, 30, 20 पर तो सूट ही नहीं करेगा ना सर। 50% हमने नीड, जरूरतों में रखा था, और ईएमआई तो जरूरतों में ही आ रहा है, और उसी 50% में चावल दाल आटा भी खरीदना है। 40% से अगर आपने ऊपर रखा, फिर आपका बैलेंस हिल जाएगा बुरी तरीके से। तो कोई भी ईएमआई वगैरह चल रहा है, आपका ज्यादा है अभी चल रहा है, तो उसको कोशिश करो कम, धीरे धीरे रिड्यूस करने का, एक्स्ट्रा पेमेंट करके। 40% से ऊपर की ईएमआई नहीं होनी चाहिए आपके टोटल इनकम में से, ठीक है। तो आज हमने ये पर्सनल फाइनेंस का ये पूरा सेशन कर लिया। इस सेशन में आपको मजा आया सीखने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मिल के बताइए, और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी सेशन में अगर मजा आया, क्या कमाल की चीज बताई आज, ऐसा अगर फील आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मजा आ गया, मुझे भी मजा आ जाएगा।